फ्रेंड्स, आज हम उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को देखने जाते हैं। तो राजस्व परिषद क्या होता है? उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी जमीन है, भूमि है, उनके कागजों की रखरखाव, कितनी भूमि किसके पास है, ये भूमि से संबंधित जो विवाद हो जाते हैं उनका निपटारा करने के लिए, और सरकार जो भूमि से राजस्व कमाती है, आय कमाती है, उन सब के लिए एक बोर्ड बनाया गया है जिसका नाम है राजस्व परिषद। तो यहाँ से बोर्ड पेपर में, जैसे कि आपका पेपर होता है, उसमें एक प्रश्न जरूर आ जाता है। टॉपिक समाहित है तो इसे देख लेते हैं। तो स्थापना एवं विकास। स्थापना, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की स्थापना अंग्रेजों के समय हुई थी। और कब हुई थी? 1831 में। कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में, आज प्रयागराज कहते हैं। तो एक बात को देख सकते हैं आप, जहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार बोर्ड पेपर में, तो वहाँ पर मैंने क्या बना दिया है, ये स्टार का चिन्ह बना दिया है। जो इंपॉर्टेंट है उन्हें देख सकते हैं आप। उसके बाद देखते हैं राजस्व परिषद संविधान की राज्य सूची का विषय है। अध्यक्ष की नियुक्ति, जो राजस्व परिषद है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। विभाजन वर्ष, ऐसा हुआ कि जो राजस्व परिषद है इसमें प्रशासन का कार्य अलग चलता है, और न्याय, जैसे कि कहीं भूमि का विवाद है तो उसके लिए न्याय देने पड़ता है। तो दोनों कार्य एक ही बोर्ड के पास थे, इसलिए विभाजन किया। जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ तो कार्यों की सुगमता के लिए 1947-48 में ये वर्ष पूछी जाती है पेपर में। राजस्व परिषद के प्रशासनिक कार्य और न्यायिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया है, इसका ध्यान रखना। किस वर्ष किया गया? 1947-48 में। कौन कौन से कार्यों को अलग किया है? न्यायिक कार्य और प्रशासनिक कार्य। तो आप देख सकते हैं प्रशासनिक कार्य शाखा, इसका मुख्यालय लखनऊ में है। जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, वहाँ प्रशासन चलता है प्रदेश का, तो राजस्व परिषद का भी मुख्यालय वहीं कर दिया गया। इसका कार्य भू अभिलेखों का रखरखाव, जो कागज होते हैं जमीन के, राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले और बंदोबस्त, इन सबको ध्यान रखा जाता है राजस्व परिषद के द्वारा। कौन सी शाखा के द्वारा? प्रशासनिक शाखा लखनऊ के द्वारा। और न्यायिक शाखा का मुख्यालय इलाहाबाद है। जो हमारे भारत का यूपी का जो न्यायालय है लखनऊ, क्या नाम, इलाहाबाद है। तो वहीं पर इसका न्यायिक शाखा का मुख्यालय इलाहाबाद बना दिया गया है। इसका कार्य क्या है? विवादों की निपटाना करना और अपील करना और निगरानी करना। जो विवाद वगैरह हैं तो उनका पुनरावलोकन करना और उनकी सुनवाई करना, किसकी? जमीन से संबंधित विवादों की। तो इसके दो मुख्यालय बना दिए। ये पेपर में प्रश्न आते हैं। तो राजस्व परिषद के अधिकारियों का पदानुक्रम, तो आपको पता है हमारे उत्तर प्रदेश में टोटल 18 मंडल हैं। तो 18 मंडल जो होते हैं, तो मंडल का सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है मंडल का, उसे क्या बोला जाता है? मंडला आयुक्त। तो ये मंडल स्तर पर राजस्व का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, ध्यान रखना। और उसके बाद में फिर देखते हैं आगे देखते हैं हम लोग। मंडल लेवल पर सबसे बड़ा अधिकारी कौन सा हो गया? मंडल आयुक्त। उसके बाद जिला अधिकारी, तो डीएम, आज जिसे डीएम बोलते हैं। पहले डीएम और कलेक्टर दो पद होते थे। एक डीएम होता डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और दूसरा होता कलेक्टर। ये कलेक्टर क्या करता था कि कलेक्टर जितना भी राजस्व होता था भूमि से संबंधित, उस राजस्व को कलेक्ट करता था, इसलिए इसका नाम था कलेक्टर। और डीएम जो था वो राज्य का जिले का प्रशासन देखता था। तो आज क्या हुआ है कि दोनों पदों को मर्ज करके एक ही दे दिए। डीएम को ही, जिला अधिकारी को ही डीएम बोला जाता है, उसे ही कलेक्टर बोला जाता है। दोनों पद एक ही कर दिए गए हैं, पहले अलग अलग पद होते थे। तो इसे देखते हैं हम। जिला का सर्वोच्च राजस्व अधिकारी है कौन? डीएम। आपदा राहत, बाढ़, सूखा और लगान वसूली और मुख्य प्रभारी यही होता है। जितना भी जिला में कार्य होता है उसका सबसे प्रमुख यही व्यक्ति होता है। चाहे प्रशासन देखना हो, चाहे राजस्व कलेक्ट करना हो, तो कलेक्टर, दोनों कार्य यही करता है आज की डेट में। तो उसके बाद अपर जिला अधिकारी, जिसे बोलते हैं एडीएम, ये डीएम के कार्यों में सहयोग करता है और विशेष भूमि विवादों का निस्तारण यानी निपटारा करता है। एडीएम, ध्यान रखना। तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो सबसे ऊपर कौन है? मंडलायुक्त। उसके बाद जिलाधिकारी, उसके बाद अपर जिलाधिकारी, उसके बाद होता है उप जिला अधिकारी, जिसे एसडीएम बोला जाता है। तो ये कहाँ होता है? ये तहसील प्रभारी होता है। यह क्या होता है? तहसील प्रभारी होता है। कार्यों की कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्य करता है। ये कुछ धाराएं दी हुई, इनसे प्रश्न नहीं आता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करता है और शांति व्यवस्था बनाए रखता है। और ये किसका होता है? तहसील का प्रमुख अधिकारी होता है। एक पद और होता है तहसीलदार, तो वो तहसील का प्रमुख नहीं होता है, लेकिन ये जो तहसील में जितने भी काम होते हैं उसका प्रमुख कौन होता है? एसडीएम, ध्यान रखना इसका।
चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट पद है अपना तहसीलदार। तहसीलदार ये राजपत्रित अधिकारी है। तहसीलदार या जितने भी ऊपर के अधिकारी हैं वो सब राजपत्रित हैं। इसका मुख्य कार्य दाखिल खारिज करना होता है। मुख्य कार्य क्या हो? दाखिल खारिज। जितनी भी भूमि से संबंधित विवाद होते हैं उनको निपटाना और दाखिल खारिज करना इसी काम है। अच्छा, और देखते हैं वादों का निस्तारण करना, दाखिल खारिज के वादों का निस्तारण करना, वसूली की आरसी काटना और राजस्व शाखा का सबसे छोटा न्यायिक न्यायालय तहसीलदार के पास होता है। जैसे भूमि से संबंधित जो भी विवाद होते हैं उन विवादों का निस्तारण करने के लिए सबसे छोटा जो न्यायालय है वो किसके पास होता है? सबसे छोटा न्यायालय तहसीलदार के पास होता है। और सबसे बड़ा न्यायालय कौन होता है? राजस्व परिषद। ध्यान रखना, राजस्व शाखा के अंदर सबसे छोटा न्यायालय तहसीलदार के पास और सबसे बड़ा राजस्व यहाँ लिखा हुआ है, जबकि सर्वोच्च राजस्व न्यायालय राजस्व परिषद है। इसका ध्यान रखना। तो यहाँ से प्रश्न बार बार पेपर में आते हैं। उसके बाद एक पद और होता है जिसे बोलते हैं नायब तहसीलदार। यह तहसीलदार के न्यायिक कार्यों का सहयोग करता है और लागन वसूली की निगरानी करता है। ये तहसीलदार की सहायता के लिए होता है नायब तहसीलदार, जिस तरह से डीएम की सहायता के लिए एडीएम था। अब देखते हैं एक पद और है कानूनगो, जिसे राजस्व निरीक्षक कहा जाता है। राजस्व निरीक्षक यानी कानूनगो। यह लेखपाल के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। ये लेखपाल का सीनियर होता है, तो लेखपाल के जितने भी कार्य होते हैं उनका सबका निरीक्षण जांच पड़ताल यही करता है लेखपाल के कार्यों की। और लेखपाल के जितने भी कार्य होते हैं उन पर अंतिम रूप से मोहर लगाता है, तब वह कार्य सफल हो पाता है। और विवादित पैमाइश के मामले में आख्या देता है। जो विवादित पैमाइश होती है वहाँ पर ये जाके उसे नियंत्रित करता है और लेखपाल के जितने भी कार्य होते हैं उन पर यही मोहर लगाता है। कौन? राजस्व निरीक्षक। राजस्व निरीक्षक लेखपाल के कामों की निरीक्षण करता है। उसके बाद अगला पद है लेखपाल। तो लेखपाल से भी प्रश्न आता है। ये सबसे निचली कड़ी है। गांव के भू अभिलेखों खसरा खतौनी को अद्यतन करना। अद्यतन माने उसको मॉडरेट करना, उसको परिवर्तन करना, अपडेट करना और रोज नामचा, इसकी जो एक डायरी होती है जिसका नाम होता है रोम नाम, इसका प्रश्न पूछा जाता है रोज नामचा। तो रोज नामचा क्या होता है? लेखपाल के पास एक डायरी होती है जिसमें वो दैनिक दिन में जो भी काम करता है वो अपनी डायरी में लिखता रहता है। ध्यान रखना है। उसके बाद आगे देखते हैं चकबंदी योजना। तो यहाँ से प्रश्न आता है उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी योजना। तो इसका प्रावधान क्या है? अधिनियम उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 में पारित हुआ। यह अधिनियम बना कब? 1953 में। लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई? इसका ध्यान रखना, 1954 में। मुजफ्फरनगर एक जिला है, उसकी कैराना तहसील और सुल्तानपुर की मुसाफर खाना तहसील से इस योजना को लागू किया गया है, चकबंदी योजना को। ध्यान रखना, कब? 1954 में। जबकि अधिनियम कब बना? 1953 में। जमींदारी व्यवस्था कब समाप्त हो गई? 1952 में। देखो ये प्रश्न और आता है, 1952 में जमींदारी व्यवस्था समाप्त होकर फिर चकबंदी अधिनियम लाया गया। आगे देखते हैं संपूर्ण उत्तर प्रदेश में यह 1958 में लागू हुआ। इसकी शुरुआत 1954 में हो गई लेकिन पूरे प्रदेश में 1958 से लागू कर दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है चकबंदी का? तो देखते हैं उद्देश्य किसानों के बिखरे हुए खेतों को एक जगह इकट्ठा करके एक बड़ा चक बना देना, चकबंदी। तो पदानुक्रम चकबंदी आयुक्त, चकबंदी का सबसे जो बड़ा अधिकारी होता है उसे देखते हैं। चकबंदी आयुक्त ये सर्वोच्च अधिकारी है, प्रदेश स्तर पे होता है। चकबंदी का सबसे बड़ा अधिकारी का नाम है चकबंदी आयुक्त, जो सर्वोच्च अधिकारी है और प्रदेश स्तर पे होता है। उसके बाद जिला स्तर पे एक अधिकारी होता है, उसका नाम होता है जिला उप संचालक चकबंदी। ये डीएम या एडीएम लेवल का अधिकारी होता है और ये जिला का सबसे बड़ा चकबंदी अधिकारी होता है। उसके बाद होता है चकबंदी लेखपाल। ये चकबंदी का सबसे छोटा अधिकारी होता है जो जाके चकबंदी खेत पे करता है। अब आगे देखते हैं भू अभिलेख एवं तकनीकी शब्दावली। तो कुछ प्रश्न यहाँ से भी आ जाते हैं भू अभिलेख से। महत्वपूर्ण दस्तावेज यानी कोई जो दस्तावेज है उनसे। तो सजरा क्या होता है? ये गांव का मानचित्र या नक्शा होता है, उसे सजरा बोला जाता है, जो लेखपाल बनाता है। खसरा क्या होता है? इसमें खेतों का क्षेत्रफल होता है, फसल का विवरण होता है कि किस क्षेत्रफल पे कौन सी फसल बोई जाती है, ये वगैरह विवरण होता है। डिजिटल खसरे में आज जो डिजिटल खसरा आ रहा है नेट वगैरह पे, उस पर कितने 46 से आप देख सकते हो, उसमें 46 खाने या कॉलम होते हैं। ये प्रश्न बार बार पेपर में आता है। खतौनी, इसे अधिकार अभिलेख कहा जाता है। खतौनी क्या कहा जाता है? अधिकार अभिलेख। किसी भूमि पर किसका अधिकार है ये अभिलेख की जानकारी देता है। इसमें 13 खाने होते हैं, ये पेपर में आता है। इसे 6 साल बाद अपडेट किया जाता है खतौनी को। खतौनी को कितनी साल बाद? 6 साल बाद। कितने खाने? 13 खाने। जबकि खसरा में कितने खाने? 46 खाने। अब आगे देखते हैं
पड़ताल। तो यहाँ से भी प्रश्न आ जाता है पड़ताल क्या होती है। तो अब पड़ताल को देखते हैं हम लोग। तो इसमें क्या है पड़ताल, तो लेखपाल द्वारा वर्ष में 3 बार पड़ताल की जाती है। लेखपाल पड़ताल कौन करता है? लेखपाल। तो कितनी बार की जाती है? 3 बार। पहली पड़ताल जो होती है उसे बोलते हैं 10 अगस्त को की जाती है खरीफ की पड़ताल। पूछा जाता है कि पहली पड़ताल किस महीने में? अगस्त के महीने में। कितनी अगस्त? 10 अगस्त को। और खरीफ की पड़ताल होती है, यानी कि लेखपाल खेतों पे जाके खेतों का ब्यौरा लिखता है। अब तो डिजिटल ऐप के द्वारा होने लगा है, एक ऐप होता है तो उसके द्वारा होता है। लेकिन अब होता क्या है, खेत में जाके ये देखता है किसके खेत में कौन सी फसल है, कितनी फसल है, कितनी ज़मीन बोई हुई है, कितनी ज़मीन खाली पड़ी है। तो ये खरीफ की पड़ताल होती है। उसके बाद 1 जनवरी से रबी की पड़ताल होती है। और उसके बाद एक डेट आती है 1 मई, इसमें लिखा है, एक सेकंड देख लेते हैं। इसमें 10 अगस्त से खरीफ की पड़ताल, 1 जनवरी से रबी की पड़ताल और 1 मई, यहाँ गलत लिखे या मैं लिखा हुआ है, यहाँ मई होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है। तो 1 मई से जायद की पड़ताल होती है, खेतों पर जाके निरीक्षण किया जाता है लेखपाल के द्वारा। दाखिल खारिज, जमीन के नए मालिक का नाम रिकॉर्ड में दर्ज कराने को दाखिल खारिज बोलते हैं। जैसे किसी ने ज़मीन बेच दी है तो बैनामा हो जाता है। जैसे मैंने ज़मीन किसी आदमी को बेच दी, एक्स आदमी को, तो मैंने अपना बैनामा एक्स आदमी को दे दिया। उसके कुछ समय बाद, जैसे कि 1-2 महीने के टाइम के बाद ऐसा होता है कि अब उस ज़मीन पर नया जो एक्स नाम का व्यक्ति आ जाएगा, वो अपना दाखिल खारिज करेगा। मतलब पुराने व्यक्ति का दाखिल खारिज हो जाएगा और नया व्यक्ति दाखिल अपना कर लेगा ज़मीन पे। तो इसे बोलते हैं दाखिल खारिज। ज़मीन के नए मालिक का नाम सरकारी रिकॉर्ड में चढ़ाना, दाखिल खारिज, ध्यान रखना। अमीन, ये भू राजस्व और बैंक के बकाये जो राशि होती है उसकी वसूली करता है। पहले अमीन आया करते थे जो भूमि से राजस्व वसूला करते थे, सिंचाई वगैरह के लिए बहुत सारे टैक्स होते हैं, तो उन टैक्स को वसूलने के लिए, ध्यान रखना। तो भूमापन की इकाइयाँ, तो यहाँ से भी प्रश्न आ जाता है, भूमि नापने की इकाइयाँ कुछ होती हैं। तो इसमें एक लाठा होता है, पूछा जाता है एक लट्ठा कितना बड़ा होता है, तो ये 99 इंच का होता है या फिर 8 फुट 3 इंच का होता है। एक 20 बिस्वा में एक पक्का बीघा होता है और एक पक्का बीघा में 30,025 वर्ग गज होते हैं या फिर 27,225 वर्ग फीट होते हैं। 1 हेक्टेयर में 3.95 पक्का बीघा होता है जो लगभग 4 बीघा के बराबर होता है। और 1 हेक्टेयर भूमि जो होती है उसमें 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। तो ये प्रश्न आता है पेपर में। उसके बाद एक और दिया हुआ है, 1 एकड़ में 1.6 बीघा या 48 वर्ग गज होता है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद दिवस हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो महत्वपूर्ण दिवस, समाधान दिवस, जैसे कि जो दिवस होते हैं ये संपूर्ण समाधान दिवस, इसे तहसील दिवस के रूप में जाना जाता है। तो प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय शनिवार को सुबह 10 बजे से शुरू होता है। पेपर में ये पूछा जाता है कब होता है, शनिवार को। कौन सा शनिवार? प्रत्येक माह का प्रथम और तीसरे शनिवार को क्या होता है? संपूर्ण तहसील समाधान दिवस। और थाना दिवस भी होता है, जो मैंने पिछली वीडियो में नहीं बता पाया है, थाने वाले में। प्रत्येक माह के द्वितीय और चतुर्थ शनिवार को राजस्व और पुलिस का संयुक्त निस्तारण होता है थाने में, जहाँ पर लेखपाल कानूनगो वगैरह आते हैं, राजस्व के सदस्य होते हैं, पुलिस के सदस्य होते हैं और संयुक्त रूप से निस्तारण करते हैं, जिसे थाना दिवस बोलते हैं। इसका ध्यान रखना। उसके बाद में कानून डिजिटल पोर्टल, तो आगे देखते हैं, नया टॉपिक है, क्या है? तो राजस्व, यूपी राजस्व संहिता 2006 में बन के तैयार हुई। इसका ध्यान रखना। ये पेपर में पूछा जाता है कि यूपी राजस्व संहिता जो है वो कब बन के तैयार हुई? 2006 में। ये कानून है राजस्व से संबंधित और पूरे प्रदेश में 11 फरवरी 2016 से लागू हुआ। इसका ध्यान रखना। 11 फरवरी लागू कब हुआ? 2016 से। बना कब? 2006 में राजस्व संहिता। तो भूलेख पोर्टल, खतौनी और गाटा संख्या की जानकारी हेतु सरकारी वेबसाइट है, उसका नाम है भूलेख पोर्टल। भूलेख पोर्टल एक वेबसाइट है, उस पर खतौनी और गाटा संख्या वगैरह की जानकारी मिलती है। स्वामित्व योजना, ग्रामीण घरों का मालिकाना प्रमाण पत्र, जैसे घरौनी योजना। तो ग्रामीण जो लोग हैं उनके पास कितनी ज़मीन क्या है उसके लिए एक घरौनी यानी कि स्वामित्व योजना निकाली गई है। उसके बाद आगे देखते हैं हम। एक प्रश्न बार बार पेपर में आता है, क्या आता है? राजा टोडरमल, ध्यान रखना क्या है? राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण संस्थान। तो जो भी अधिकारी होते हैं, ये हरदोई में है। पहली बात तो ये पूछा जाता है कहाँ है? हरदोई में, जहाँ लेखपाल और राजस्व अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है। इसका ध्यान रखना।
उसके बाद यह दिया हुआ है गिरफ्तारी और निरोध। यदि कोई जानबूझकर बकाया नहीं चुकाता है, जैसे कि कोई राजस्व वगैरह या किसी के पास कोई बकाया राशि है तो नहीं चुकाता है, जो सरकारी राशि होती है बस व्यक्ति के पास राजस्व से संबंधित, तो होता क्या है, उसे राजस्व हवाला में 15 दिन तक रखा जा सकता है। पुरुषों के लिए केवल पुरुष रखे जाते हैं यहाँ पर, तो इसका ध्यान रखना। उसके बाद अब जो पिछली बार पेपरों में प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। तो कौन कौन से प्रश्न हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसकी स्थापना 1831 को हुई। अब आगे बढ़ते हैं। राजस्व परिषद के प्रशासनिक कार्यों का मुख्यालय कहाँ है? तो पहले तो स्थापना इलाहाबाद में हुई थी तो वहीं मुख्यालय था, लेकिन 1947-48 में इसका विभाजन कर दिया है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। प्रशासनिक मामले का मुख्यालय लखनऊ में है, जबकि न्यायिक का प्रयागराज में। अब देखो, राजस्व परिषद की न्यायिक शाखा का मुख्यालय कहाँ है? तो अभी मैंने बताया इसका प्रयागराज में है, न्यायिक शाखा का। उसके बाद जिले का सर्वोच्च राजस्व अधिकारी निम्न में से कौन सा होता है? तो अभी बता क्या है, डीएम जो होता है ये जिला का सर्वोच्च राजस्व अधिकारी होता है, और सबसे छोटा कौन होता है? लेखपाल। उसके बाद आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में संपूर्ण समाधान दिवस, जिसे तहसील दिवस बोलते हैं, कब मनाया जाता है? तो अभी बता क्या है, तहसील दिवस प्रथम और तृतीय शनिवार को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के थानों पर थाना दिवस कब मनाया जाता है? तो दूसरे और चौथे शनिवार को मनाया जाता है, दोनों शनिवार को ही हैं। और आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो जोत चकबंदी अधिनियम जो है वो 1953 में पारित हुआ, जबकि लागू कब? 1954 से हुआ, जबकि पूरे उत्तर प्रदेश में 1958 से लागू हुआ। उत्तर प्रदेश चकबंदी योजना का प्रथम परीक्षण 1954 में किन तहसील से प्रारंभ हुआ था? तो कैरौना और मुसाफिरखाना तहसीलों से, जो बता चुके भी। वर्तमान डिजिटल खसरे में कुल खानों की संख्या कितनी है? तो खसरे में 46 खाने होते हैं, जबकि खतौनी में कितने होते हैं? 13 खाने। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश अभिलेख खतौनी में कुल खानों कॉलम की संख्या कितनी है? तो 13 है। अगला, खतौनी का नवीनीकरण कितने वर्ष पे? तो 6 वर्ष पे किया जाता है। उसके बाद लेखपाल द्वारा प्रथम पड़ताल, जिसे खरीफ पड़ताल कहा जाता है, ये 10 अगस्त से शुरू की जाती है, इसका ध्यान रखना। उसके बाद रबी की पड़ताल लेखपाल द्वारा किस माह शुरू की जाती है? तो ये 1 जनवरी माह में और 1 जनवरी के करीब शुरू की जाती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में एक पक्का बीघा कितने बिस्वा का होता है? तो ये 20 बिस्वा का होता है। 1 हेक्टेयर में लगभग कितने बीघा होते हैं? तो 1 हेक्टेयर में लगभग 3.95, लगभग 4 बीघा भी कह सकते हैं। भूमि मापन हेतु प्रयुक्त होने वाले एक लाठा की मानक इकाई क्या है? तो लाठा मैंने बताया था 99 इंच का, या 8 फीट और 4 इंच का होता है, 8.3 फीट भी कह सकते हो। गांव का भू चित्र मानचित्र राजस्व शब्दावली में क्या कहा जाता है? तो जो चित्र होता है भूमि का चित्र, उसे राजस्व शब्दावली में सजरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सजरा। अरे सॉरी, सजरा बोल सही रहे, टिक गलत लग रहा है। उसके बाद आगे देखते हैं। क्या लिखा है? राजस्व विभाग का वह कर्मचारी कौन है जिसका मुख्य कार्य केवल लागान वसूली है? तो लागान वसूली के लिए अमीन को बनाया गया था। दाखिल खारिज की कार्रवाई किस अधिकारी के द्वारा संपन्न की जाती है? तहसीलदार। अब आगे देखते हैं। शांति भंग की आशंका धाराएं कुछ लिखी हुई हैं। मैं पुलिस अपनी आख्या किसे प्रेरित करती है? तो ये सारा काम एसडीएम का होता है, ध्यान रखना, राजस्व विभाग से संबंधित, क्योंकि जिला का सबसे टॉप तो डीएम होता है, तो डीएम बहुत सारे काम नहीं करता है खुद। तो आगे क्या लिखा हुआ है? भूमि विवाद के कारण दंगा होने की स्थिति में संपत्ति कुर्क करने की शक्ति किसके पास है? तो ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, यानी कि डीएम के पास होती है। उसके बाद आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 पूरे प्रदेश में किस तिथि से लागू हुई? तो 11 फरवरी 2016 से लागू हुई। आगे, लेखपाल के कार्यों का पर्यवेक्षण करने वाला अधिकारी कौन है? तो लेखपाल के कार्यों का पर्यवेक्षण यानी जांच पड़ताल करने के लिए कौन अधिकारी बनाया गया? राजस्व निरीक्षक। ये लेखपाल का सीनियर होता है, इसके अंडर में कई लेखपाल होते हैं, यही फाइनल मोहर लगाता है लेखपाल के कार्यों पर। लेखपाल अपनी दैनिक घटनाओं और कार्यों को किस पुस्तक में लिखता है? तो मैंने बताया था रोज नामचा डायरी,
आगे चलते, इसी तरह की डायरी थाने में भी होती है, मैंने बताई थी आपको। आपदा राहत, बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, जहाँ ओले की वर्षा हो जाती है, जिले में मुख्य उत्तरदायी अधिकारी कौन होता है? तो इसके लिए सबके लिए मुख्य उत्तरदायी अधिकारी डीएम होता है। कौन होता है? डीएम, जिलाधिकारी। जो आपदा वगैरह हो जाती है उनके लिए राहत वगैरह देता है ना। चकबंदी विभाग का सर्वोच्च पद जिलाधिकारी निम्न में से कौन सा होता है? तो किसका पूछा जा रहा है? चकबंदी विभाग का सर्वोच्च पद निम्न में से कौन सा होता है? तो ये कौन सा होता है? चकबंदी आयुक्त। चकबंदी का सर्वोच्च पद पूछा गया है। जबकि मैंने बताया था जिला लेवल पे अलग पद होता है, उसके बाद में और भी बहुत सारे पद बताए थे मैंने। एक सबसे छोटा पद और होता है, लेखपाल होता है। उत्तर प्रदेश में स्वामित्व योजना का मुख्य संबंध किससे है? तो स्वामित्व योजना जो है उसका हक किससे? घरौनी, माने किस जमीन पे किसका स्वामित्व हक है? ग्रामीण आवासीय संपत्ति का मालिकाना हक घरौनी, जिसे घरौनी कहा जाता है। आगे, एक पक्का बीघा कितने वर्ग गज का होता है? तो पक्का बीघा अभी मैं बता के आए थे, तो ये होता है 3025 वर्ग गज का। तो 3025 वर्ग गज का होता है। जबकि एक एकड़ जो होता है उसमें 4840 वर्ग गज होते हैं। अब आगे देखते हैं, एक एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? अभी बता के आए, 4840। अब आगे देखते हैं, खतौनी को राजस्व विभाग में राजस्व विभाग में और किस नाम से जाना जाता है खतौनी को? तो खतौनी को अधिकार अभिलेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिकार अभिलेख, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट। अच्छा, आगे देखते हैं, किसी खातेदार की मृत्यु के बाद उसके वारिसों का नाम चढ़ाने के लिए प्रक्रिया जो होती है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे विरासत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विरासत या वरासत बोलते हैं। जब व्यक्ति खत्म हो जाता है तो उसके उत्तराधिकारी को जमीन मिलती है उसे। पैमाइश सीमा विवाद से संबंधित वादों का निस्तारण राजस्व संहिता की किस धारा से संबंधित है? तो ये धारा 67 है। मैंने धाराओं को संकलित नहीं किया यहाँ, तो यहाँ से प्रश्न कब पूछे जाते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, सार्वजनिक भूमि चारागाह तालाब से अतिक्रमण हटाने के लिए कौन सी धारा है? तो ये धारा थोड़ी गलती हुई है, पिछला वाला जो था इसमें धारा 24 है, इसमें धारा 24 है, जबकि इसमें धारा 67 है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम, राजस्व परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, जिले में राजस्व न्यायालयों के क्रम में सबसे निचला न्यायालय किसके पास? तो ये तहसीलदार के पास होता है। किसके पास? तहसीलदार के पास। अब तहसीलदार में ऑप्शन नहीं है तो नायब तहसीलदार भी कह सकते हैं, क्योंकि तहसीलदार की अनुपस्थिति में या काम ज़्यादा होने पर तो उसकी सहायता करने के लिए नायब तहसीलदार ही होता है। लेखपालों को प्रशिक्षण देने के लिए राजा तोडरमल भूलेख प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो ये कहाँ है? हरदोई में। तोडरमल जो भूमि संबंधित अधिकारी थे अकबर के दरबार में, तो उन्हीं के लिए बनाया गया है। तो राजस्व बकाया न चुकाने पर किसी व्यक्ति को अधिकतम कितने दिनों तक हवालात में रखा जा सकता है? तो मैंने अभी बताया था 15 दिन तक। आगे, किस धारा के तहत कृषि भूमि को गैर कृषि आवासीय औद्योगिक भूमि के रूप में घोषित किया जाता है? तो इसके लिए है 80। उससे देखते हैं अगला प्रश्न, ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ बेदखली की कार्रवाई की धारा कौन सी है? तो इसकी धारा कौन सी है? तो इसके लिए धारा है 67। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जोतदार को संक्रमण बेचने का अधिकार किस श्रेणी की भूमि में प्राप्त होता है? कहने का मतलब जो संक्रामक भूमि होती है या संक्रमणी भूमि होती है उसको बेचने की जो हक होता है जमींदार को, तो श्रेणी 1 या का के तहत होता है। आगे देखते हैं। आगे, उत्तर प्रदेश में भूमि अध्याप्ति अधिनियम का मुख्य संबंध किससे है? तो ये संबंध है सार्वजनिक प्रयोग हेतु सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण से। आगे देखते हैं, गांव की सरहद पर लगे सीमा पत्थरों की सूची लेखपाल किस रजिस्टर में रखता है? तो एक रजिस्टर होता है लेखपाल के पास जिसे बोलते हैं सीमा चिन्हों की सूची। तो
आगे देखते हैं, शमशान, कब्रिस्तान या तालाब की भूमि का पट्टा निम्न में से किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका पट्टा नहीं होता है, ध्यान रखना, इसका पट्टा नहीं किया जा सकता। उसके बाद में राजस्व परिषद के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश में भू नक्शा ऑनलाइन देखने हेतु आधिकारिक वेबसाइट क्या है? तो इसके लिए वेबसाइट मैंने बताई थी, भू नक्शा यूपी, भू नक्शा यूपी। तो इस पर देखा जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इन प्रश्नों को बार बार देखा करिए और फेयर बना लीजिए, उन पर सारे प्रश्न नोट कर लीजिए और बार बार रिवीजन करिए, तो ये सारे याद हो जाएंगे।